हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें मेटेलिक बॉन्ड को डील कर रहे थे जिसमें इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इस थ्योरी के आधार पे मेटल के जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ थे उसको भी हम लोग डील कर रहे थे। और यह जो थ्योरी था इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी जो कि लॉरेंज के द्वारा दिया गया था, वह बतला क्या रहा था कि किसी भी मेटल क्रिस्टल में उसके जितने भी एटम्स होते हैं वह कलेक्टिवली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वे सारे जो मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एक इलेक्ट्रॉन टैंक बनाते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन सी बोलते हैं। जो मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद केटायंस बनाए जिसको मेटल कोर्स या कर्नल्स हम लोग बोलेंगे, वे उसी इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन पूल में डूबे रहते हैं। वह पॉजिटिव मेटल कोर और इलेक्ट्रॉन सी के जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है और उसी के चलते वे सारे मेटल केटायंस या मेटल एटम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिस फोर्स या जिस बॉन्ड को हम लोग मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर ही चुके थे हम लोग। एक प्रॉपर्टीज बचा हुआ था उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैसे कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है उसको हम लोग समझें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वह क्या बोलता है। देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उस सब्सटेंस से करंट पास करेगा या नहीं करेगा। अब यह करंट क्या है तो फ्लो ऑफ चार्ज। अब किसी भी सब्सटेंस से चार्ज अपने फ्लो नहीं करता है, उस चार्ज को फ्लो होने के लिए सब्सटेंस के अंदर कोई चार्ज कैरियर होना चाहिए जिसके थ्रू वह चार्ज फ्लो करे। और वह चार्ज कैरियर के लिए या तो सब्सटेंस के अंदर फ्री आयंस हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब कोई भी सब्सटेंस तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब उसके अंदर या तो फ्री आयंस हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए तब। तो जो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी में हम लोग पढ़े कि जैसे मान लिया जाए कि यह मेटल का कोई वायर है तो इसमें पॉजिटिव मेटल कोर्स होंगे ऐसा, और इसी में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से। अब क्या होगा कि जब आप इस वायर को कनेक्ट करोगे पोटेंशियल डिफरेंस के एक सोर्स से, बीच में यहाँ आप की वगैरह भी लगा सकते हो, प्लस माइनस ऐसे। तो ऐसा सर्किट बनाने पे अब होगा क्या कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मेटल वायर के अंदर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की ओर मूव करेंगे। ऐसा सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की ओर मूव करेंगे। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की ओर मूव करेंगे तो उनके मूवमेंट के चलते क्या होगा कि इधर से जो करंट जा रहा था वो वायर के थ्रू फ्लो करेगा। मतलब यहाँ ये जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हुए यही यहाँ काम करेंगे चार्ज कैरियर का, चार्ज कैरियर का काम करेंगे। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते करंट आगे बढ़ेगा और इस पूरे वायर से करंट फ्लो करेगा इस मेटल क्रिस्टल से, और यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। तो जैसे हीट का कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रॉन्स, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री है मेटल क्रिस्टल में, उसी के चलते जो है ना करंट फ्लो करेगा यहाँ से, वही चार्ज कैरियर का यहाँ काम करेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन फ्लो किया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वह फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बोलोगे यह करंट का डायरेक्शन अपोजिट क्यों होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में। तो एक्चुअली ऐसा मान करके चला गया है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो तो किया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ इस क्रिस्टल के अंदर, लेकिन करंट जो फ्लो किया या इस पॉजिटिव के चलते फ्लो किया।
पॉजिटिव मतलब इस पॉजिटिव मेटल कोर के चलते नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया उस जगह पे पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ, और वह पॉजिटिव होल है तो वह नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो करके गया तो यहाँ पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाएगा, और यही पॉजिटिव होल्स माइग्रेट करेंगे नेगेटिव एंड की तरफ। तो इन पॉजिटिव होल्स का मूवमेंट के चलते जो है करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाता है। ऐसा दिया गया है एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ मेटल के कंडक्टिविटी की यदि हम लोग बात करें कि किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या उस कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे तो देखो, एक तो यह जो कंडक्टिविटी होगा मेटल का, यह मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वह कितना मोबाइल है, कितना फ्री है, उस पर भी डिपेंड करने वाला है। हम लोग जानते हैं कि सिल्वर मेटल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर कॉपर वगैरह है, एल्यूमिनियम वगैरह है, आयरन है तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं जनरली कॉपर एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं घर में वायरिंग के लिए। सिल्वर का कंडक्टिविटी मैक्सिमम है लेकिन वह काफ़ी महंगा है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। और लोहा वगैरह का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होता है, वह करंट को बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करवाता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के चलते। तो एक तो मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, ज़रा उस बात को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मेटल का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वह कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी भी मेटल क्रिस्टल का यदि टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो उसका कंडक्टिविटी घटेगा, या टेम्परेचर घटाते हो तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों ऐसा होगा समझते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि इस मेटल क्रिस्टल के अंदर ये जो पॉजिटिव मेटल कोर हैं, इस पॉजिटिव मेटल कोर के जो वाइब्रेट करने का, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, वह एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। देखो, चूंकि मेटल क्रिस्टल में अब दो चीज़ आ गया ना, पॉजिटिव मेटल कोर और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो मोबाइल है, इधर उधर घूमते रहेगा, और जब पॉजिटिव मेटल कोर है वह भी फुली रेस्ट में नहीं होता है, बल्कि वह अपने पोजीशन पे हल्का वाइब्रेट करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है ऐसे। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस पॉजिटिव मेटल कोर का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। पहले ऐसे यदि वाइब्रेट कर रहा था तो टेम्परेचर बढ़ने से अब इसका वाइब्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से। और जब टेम्परेचर बढ़ाने से इस पॉजिटिव मेटल कोर का वाइब्रेशन तेज हो जाएगा, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो कर रहा था, जिसके चलते करंट जा रहा था क्रिस्टल से, वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इसमें टकराएगा, इस मेटल कोर में, और जब टकराएगा तो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है यहाँ से थोड़ा कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगा, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन के चलते तो करंट पास कर रहा था। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल क्रिस्टल इज इंक्रीज्ड, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव मेटल कोर्स इंक्रीज, which produce greater disturbance to the flow of electrons. That is, the flow of electrons get slower and hence the electrical conductivity decreases. तो यह जो पॉजिटिव मेटल कोर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे यहाँ। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उस मेटल क्रिस्टल का रेजिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टर्ब कर रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। तो यह एक्सप्लेनेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे कि मेटल के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का इन्वर्स इफेक्ट होता है। आगे आप पढ़ोगे कि कंडक्टिविटी आयनों के चलते जब होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए, तो वहाँ कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन मेटल का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। रीजन कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, तो इस मेटल कोर का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए। तो ये थे मेटल्स के सारे प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे आसानी से इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के आधार पे आसानी से एक्सप्लेन कर पाए। ऐसे ही कुछ और भी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होता है,
एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल का कि metals have high tensile strength. Metals have high tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब पुलिंग स्ट्रेंथ। जैसे रबर है ना, तो रबर को हम लोग खींचते हैं, पुल करते हैं तो खींचा जाता है, मतलब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, खींचा जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि मेटल्स ऐसे नहीं खिंचाएंगे, मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, खींचने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर जो पॉजिटिव मेटल कोर्स और इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट हो रहा है ना, जिस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स के चलते ही क्या होगा कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, पुलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो एक मेटल को आप ऐसे दोनों छोर से आसानी से नहीं खींच सकते हो, जैसे किसी नॉर्मल या लूज सब्सटेंस को खींचते हैं उस प्रकार से। तो ये सारे प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के आधार पे हुआ। अब मेटेलिक बॉन्डिंग से रिलेटेड एक और ही बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। बैंड थ्योरी, इस थ्योरी से रिलेटेड पूरा आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हो क्लास 12 फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर बहुत यूज होने वाला यहाँ वहाँ इस बैंड के बारे में। तो अभी हम लोग समझेंगे इसको। बैंड थ्योरी आधारित है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को रिसेंटली हम लोग समाप्त किए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता था कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वे कंबाइन करते हैं तभी मॉलिक्यूल बनता है। अब जैसे एटम्स के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है। और वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता था एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कम्बिनेशन से, जो दो प्रकार का होता था, एडिशन LCAO और सब्ट्रैक्शन LCAO। और उससे दो प्रकार के ऑर्बिटल्स भी बनते थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसी कंसेप्ट पे यहाँ यह आधारित है। और इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि सोडियम मेटल का क्रिस्टल है। अब यदि सोडियम मेटल का क्रिस्टल है तो इसमें सोडियम के बहुत सारे एटम्स होंगे। यदि आप 1 मोल क्रिस्टल कंसीडर करते हो तो इसका मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। 1 मोल भी यदि कंसीडर करते हो आप तब, और इतना बड़ा नंबर है एटम का। अब ये सारे एटम्स किस प्रकार से वहाँ रहेंगे, तो जैसे एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है एटम का कम्बिनेशन से, यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा कि ये सारे एटम्स जो है कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल टाइप का कुछ फॉर्मेशन करेंगे। और वह जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे दो प्रकार के होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब यदि हम लोग बात करें सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन की, एटॉमिक नंबर 11, तो होता तो पूरा 1s2 2s2 2p6 3s1। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग देखे थे कि चाहे वह इनर सेल के ऑर्बिटल हो चाहे वैलेंस सेल के, सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी यहाँ इनर सेल के ऑर्बिटल को हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, डायग्राम थोड़ा बड़ा चल जाएगा, हम लोग केवल वैलेंस सेल के ऑर्बिटल को लेंगे 3s1। तो जैसे मान लें कि 2 सोडियम एटम है, Na2 सोडियम मॉलिक्यूल ले लें यहाँ से हम लोग। तो इसके लिए आप डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा, एक सोडियम एटम यहाँ, एक सोडियम एटम यहाँ, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है। यहाँ आप लोगे 3s ऑर्बिटल 3s1 ऐसा, फिर यहाँ एक और लोगे आप 3s1 ऐसा। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। एक का एनर्जी कम होगा और एक का एनर्जी ऐसे ज़्यादा होगा, इस प्रकार से। यह कहलाएगा सिग्मा 3s बॉन्डिंग और यह कहलाएगा सिग्मा 3s एंटी बॉन्डिंग। एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले आएंगे, ये खाली रह जाएगा ऐसे।
तो 2 सोडियम एटम यदि मिले तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि यदि यहाँ सोडियम क्रिस्टल का 1 मोल कंसीडर करते हैं तो उसमें इतने एटम्स हैं, तो इतने एटम्स के लिए कितना ऑर्बिटल बन सकता है, वो भी केवल वैलेंस शेल का ऑर्बिटल। आप इमेजिन कर सकते हो 2 सोडियम था तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो जब इतने सोडियम रहेंगे तो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा, यू कैन इमेजिन। और वही सारे ऑर्बिटल के फॉर्मेशन को जरा एक बार हम लोग समझेंगे यहाँ फिगर में, तो कंसेप्ट और आसान हो जाएगा। जैसे मान लो इसके लिए आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मान लिया जाए यहाँ नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ऐसा, ठीक। और यहाँ सोडियम का एक ऑर्बिटल है 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 सोडियम है, ठीक। अब आप क्या करोगे कि 1 सोडियम और ले लो, मतलब 2 सोडियम, तो 2 सोडियम तो फिर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ऐसा एक ऐसा ही हो गया Na2। तो एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है, तो जब 2 सोडियम होगा तो 2 वैलेंस होगा, तो दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में होंगे, ऊपर वाला खाली रहेगा। फिर एक और सोडियम लोगे तो और बढ़ेगा आगे, और बढ़ेगा तो फिर यहाँ से एक ऑर्बिटल आ जाएगा, और यहाँ से फिर एक ऑर्बिटल आ जाएगा। तो 3 सोडियम लोगे तो अब 3 ना बनेगा, तो एक के नीचे वाला बॉन्डिंग, एक ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, और एक बनेगा यहाँ नन बॉन्डिंग। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर जिसका एनर्जी होता है नन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका कम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग। अब 3 सोडियम है तो वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 3 में से 2 यहाँ रहेगा और 1 यहाँ रहेगा। उसी प्रकार से अब 4 सोडियम लो, तो 4 लोगे तो क्या होगा, 4 लोगे तो क्या होगा कि 2 बॉन्डिंग के ऑर्बिटल बनेंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे, तो Na4 हुआ ये। तो 4 अब लोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे। फिर आगे जाकर के 5 सोडियम यदि लेते हो तो 5 हो जाएगा, ऐसा। फिर जो आकर के यहाँ 1 2 3 एक तो यहाँ बन जाएगा ऐसा नॉन बॉन्डिंग, 2 ऐसे रहेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये Na5 का हो गया, तो 1 2 3 4 5 ऐसे। और इसी प्रकार से आप बढ़ते ही जाओगे। तो ये जो है दिस वन, तो एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी जिसका कम है दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी इससे ज़्यादा है दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जिसका एनर्जी बराबर है उसके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऐसा। अब इसी प्रकार से आप बढ़ाते जाओगे, इसको इन्हांस करते जाओगे, और मान लो कि टोटल सोडियम हो गया n सोडियम एटम, मतलब बहुत बड़ा, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो जब ऐसे n सोडियम एटम्स हो जाएंगे तो ज़रा सोच लो कि कितने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। और वे सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वे एक दूसरे से इतने क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं, इस प्रकार से इतने क्लोज आ जाते हैं सभी कि जैसे लगता है कि वे एक दूसरे से मिल गए, मर्ज कर गए, ऐसा, इस प्रकार से। और चूंकि ये बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे रहेंगे पूरा, इस प्रकार से। और ऊपर का जो इसे खाली रह जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला जो पोर्शन है, इस प्रकार से ऐसा हो जाना है। इसी को हम लोग देख रहे हैं कि नीचे जो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन से भर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले खाली रह रहे हैं। तो यही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरे रहेंगे तो ऐसा दिखेगा, इतना सारा ऑर्बिटल बन जाएगा n सोडियम एटम का कि सारे ऑर्बिटल्स लगेंगे एक दूसरे में मर्ज कर गए हैं। अभी तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस कुछ दिख रहा है ना, ऐसा एनर्जी डिफरेंस दिख ही रहा है। जैसे जैसे एटम बढ़ता है या एनर्जी डिफरेंस कम होते जाता है, इस एनर्जी डिफरेंस को अब आप कम करो, ऐसे एनर्जी डिफरेंस घटते जाता है। और जब बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस इतना कम हो जाएगा कि सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मिल जाएंगे, ऐसा। और जब मिल जाएंगे तो ये जो फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे उससे जो यहाँ बना दिस वन, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। इसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। और ऊपर में यह जो खाली रह जाएगा जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड।
इसको क्या बोला जाता है? कंडक्शन बैंड। ये बैंड का मतलब होता है पट्टी। तो वैसे ही लग रहा है ना, देखने में तो वैसे ही लग रहा है, एकदम पट्टी के जैसा देखने में लग रहा है, ऐसा पूरा पट्टी के जैसा लग रहा है एक बैंड जो होता है इस प्रकार से। तो किसी भी मेटल क्रिस्टल में जब उसके एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वे एटम कंबाइन करते हैं तो उनका एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार से कंबाइन करता है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि दो एटम है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तीन रहा तो तीन बनेगा, तो तीन में एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नन बॉन्डिंग बन जाएगा। बॉन्डिंग मतलब बता रहे हैं कि जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, एंटी बॉन्डिंग मतलब जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा, और नन बॉन्डिंग मतलब जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर। तो किसी भी मेटल क्रिस्टल में जब ऐसे बहुत सारे मेटल एटम्स हो जाएंगे तो उन सारे एटम्स का एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस इतना कम हो जाएगा कि वे एक दूसरे में मिल जाएंगे, मर्ज कर जाएंगे और ऐसा बैंड की तरह दिखाई देंगे, पट्टी की जैसा। तो जो लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए थे, उसको वैलेंस बैंड बोला जाता है। और यह जो है जो खाली है इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ऐसा इन दोनों के बीच गैपिंग भी होता है, कुछ क्रिस्टल में नहीं भी होता है। तो चूंकि यहाँ मेटल क्रिस्टल पढ़ रहे हैं तो मेटल क्रिस्टल में यहाँ कोई गैपिंग इसके बीच नहीं होता है, मर्ज कर जाता है। यहाँ से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है मर्ज कर जाता है पोजीशन पे, ऐसा करके। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कंसेप्ट आता है यहाँ से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड थ्योरी इसका नाम इसीलिए है क्योंकि अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बना। वैलेंस बैंड क्या वो समझ गए, कंडक्शन बैंड क्या वो भी हम लोग समझ गए। एक्चुअली वैलेंस बैंड को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि यदि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये सभी यदि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन तो सब में ऐसे ऐसे करके रहेगा। तो यह जो है यह इसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस वन इज वैलेंस बैंड। कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम लोग स्पेशली वैलेंस बैंड बोलते हैं। और उसी प्रकार से मान लो कि ये सभी एंटी बॉन्डिंग वाले हुए, जो खाली रहेगा तो उसमें से इसका एनर्जी सबसे कम रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में इसको बोलेंगे लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लूमो। और इसी लूमो को हम लोग यहाँ बोलने वाले हैं कंडक्शन बैंड। दिस लूमो इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो होमो और लूमो, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ऐसे बॉन्डिंग वाला में जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो होमो, और एंटी बॉन्डिंग में जिसका एनर्जी कम है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वह लूमो। और इसी लूमो को कंडक्शन बैंड बोल के चलेंगे और इसी होमो को हम लोग जो है वैलेंस बैंड बोल करके चलेंगे। अब यह वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के आधार पे सब्सटेंस को तीन मेजर क्लास में क्लासिफाई किया गया है। तीन मेजर क्लास में इसको रखा गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर। और वे तीन सब्सटेंस क्या क्या हैं हम लोग जान रहे हैं, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स। काफ़ी डिटेल से इसको पढ़ोगे आप फिजिक्स क्लास 12 सेमीकंडक्टर चैप्टर में, लेकिन वहाँ आपको ये नहीं बताया जाएगा वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड है क्या, डायरेक्ट कंसेप्ट आ जाएगा। तो क्या है वो अभी हम लोग पढ़ते हैं बैंड थ्योरी में, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आधारित है। तो इंसुलेटर में क्या बोला गया है कि इंसुलेटर में वैलेंस बैंड जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वह पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। ऐसा दिस इज कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, पूरी तरह से भरा हुआ वैलेंस बैंड।
और जो कंडक्शन बैंड है वह बिल्कुल खाली रहता है, कंप्लीटली वैकेंट कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच यहाँ एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत बड़ा, लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप। और इसी एनर्जी गैप को हम लोग सिंपली एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप के नाम से भी जानते हैं, बैंड गैप के नाम से भी जानते हैं। तो जानते हैं हम लोग कि जो डायमंड है वह इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, डायमंड से करंट पास नहीं करता है। तो डायमंड के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, यह भी एक क्रिस्टल है, और क्रिस्टल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। तो उन इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह कुछ इस प्रकार से है कि सारे इलेक्ट्रॉन उसमें वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली रहता है, और यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और डायमंड के लिए जो यह एनर्जी डिफरेंस है 579 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी डिफरेंस होने का मतलब हुआ कि डायमंड क्रिस्टल में यदि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करोगे तो इतना एनर्जी लगेगा 579 किलो जूल। यह एक छोटा अमाउंट एनर्जी नहीं है, इसको आप लिखोगे तो इतना हो जाएगा 5,79,000 जूल ऐसा। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन को प्रमोट क्यों करना है, तो देखो यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तब होगा ना जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फ्री होंगे। अब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो यह वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए यहाँ जगह ही नहीं है। यहाँ पूरा जगह है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक ही उपाय बचा कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ प्रमोट कर दें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बहुत सारा जगह भी हो जाएगा, और यहाँ भी कुछ कुछ जगह खाली हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूमेगा और यहाँ भी घूमेगा। वर्तमान की जो स्थिति है, जब वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है, तो इस केस में ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है ना तो यहाँ। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों में से कोई बैंड में नहीं होगा तो उस सब्सटेंस से करंट पास नहीं करेगा। तो मूव करने के लिए एक ही उपाय था कि इसको यहाँ करें, लेकिन यह भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यह एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर का क्या हाल है, तो सेमीकंडक्टर में है कि ऐसा वैलेंस बैंड यहाँ भी पूरी तरह से भरा हुआ होता है, वैलेंस बैंड यहाँ भी पूरी तरह से भरा होता है, और कंडक्शन बैंड यहाँ भी बिल्कुल खाली होता है, कंडक्शन बैंड यहाँ भी बिल्कुल खाली होता है। लेकिन एक है कि यह जो एनर्जी डिफरेंस है ना वह छोटा होता है, स्मॉल एनर्जी गैप। अच्छा, और यह एनर्जी गैप कम है, तो देखो भरा हुआ ये भी पूरा है, बिल्कुल खाली है, इलेक्ट्रॉन ना तो यहाँ घूम सकता है ना यहाँ, लेकिन यह एनर्जी गैप कम है, तो क्या हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके हम लोग प्रमोट कर दें इसमें, और ऐसे प्रमोट कर देंगे तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आसानी से इधर उधर मूव करेगा क्रिस्टल के अंदर, तो सब्सटेंस से करंट पास करेगा। और जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसमें भी कुछ खाली जगह हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ भी स्टार्ट होगा। जो वेल नोन सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस सब का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। जर्मेनियम का 68 किलो जूल पर मोल, सिलिकॉन का होता है 106, और इसका देखो 579, तो इसकी तुलना में तो यह एनर्जी गैप बहुत कम हुआ। तो एक सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा रहता है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली, लेकिन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड के वे आसानी से प्रमोट कर दिए जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जहां इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए पूरी आज़ादी है, पूरा जगह है, और इस प्रकार से क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और सब्सटेंस से करंट पास करता है और वह कंडक्टर के काम करता है। कंडक्टर में अब क्या हाल है कि कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं है। या वैलेंस बैंड है यदि वैलेंस बैंड, तो कंडक्शन बैंड इसी में ओवरलैप किया हुआ रहता है, ऐसा ओवरलैप रहता है, दोनों के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं है। कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली ही है, लेकिन वह वैलेंस बैंड से जब ओवरलैप कर जाता है तो वैलेंस बैंड के ही कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। अब घूमने का तो यहाँ पूरा जगह ही है, तो पूरा इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूमेगा और आसानी से इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा ऐसे सब्सटेंस के अंदर, और फिर करंट पास करेगा। तो इस बैंड थ्योरी के आधार पे आप सब्सटेंस के कंडक्टिविटी को काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, जो यहाँ हम बताए कि इंसुलेटर में वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली, दोनों के बीच लार्ज एनर्जी गैप, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं हो पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो सब्सटेंस से करंट पास नहीं करेगा।
इसमें क्या है कि इसमें वैलेंस बैंड बिल्कुल भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है, तो अभी नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी मूवमेंट का पॉसिबिलिटी यहाँ भी नहीं है। इसलिए एक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर ही होता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि यह जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वे प्रमोट कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जहां उनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है और सब्सटेंस से करंट पास करता है। और लास्टली यह जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या सिचुएशन है कि यहाँ वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड यहाँ भी खाली होगा, लेकिन ये दोनों बैंड के बीच कोई गैप नहीं है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं और ओवरलैपिंग के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और फिर यहाँ जगह तो पूरा है घूमने के लिए, वे आसानी से मूव करेंगे और सब्सटेंस से करंट पास करेगा। तो इस तरह से इस बैंड थ्योरी को जो है काफ़ी डिटेल में हम लोग देखें और समझे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। आता है एग्जाम में कि बैंड थ्योरी के आधार पे आप कंडक्टर को एक्सप्लेन करो, सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करो या इंसुलेटर को एक्सप्लेन करो, तो ऐसे आपको वहाँ करना होगा। तो इस तरह से या मेटेलिक बॉन्ड का भी कंसेप्ट पूरी तरह से यहाँ समाप्त होता है। दो थ्योरी हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, और दूसरा या बैंड थ्योरी। दोनों थ्योरीज के आधार पे मेटल्स के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इस चैप्टर में जो वीक बॉन्ड्स की कैटेगरी में थे हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स, वे बच गए हैं, तो उनका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।